गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मेरे और वीरू के साथ अगले आधे घंटे में ये शो आप देखेंगे और आज हमारे साथ शो में होंगे सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, 5paisa.com से रुचित जैन, पिछले शो से हमारा साथ दे रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। इसके अलावा जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा को जोड़ेंगे कुछ ही देर में शो में, और उसके साथ कुछ देर बाद सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम से भी एक खास बातचीत करेंगे। लेकिन पहले रुख करते हैं मार्केट का, और इस समय मोमेंटम मार्केट में फार्मा स्टॉक्स में जो हमने डिस्कस किया था, सभी के सभी फार्मा स्टॉक्स ऑलमोस्ट डे हाई पर। अब उसमें एक आधा और स्टॉक जोड़ लेते हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया फॉर एग्जांपल। उसके अलावा मूव इस समय एल्केम लैब्स में, आईटीसी में इस समय एक मूव शुरू हुआ है 448 इस समय आईटीसी। सुबह एक ब्रोकरेज व्यू था यहाँ पर, आईटीसी ने अपने हायर लेवल से थोड़ी करेक्शन दिखाई थी। अब इस समय आईटीसी, इनफैक्ट निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स और निफ्टी ऑटो इंडेक्स दोनों रिकॉर्ड हाई पर, निफ्टी मिड कैप रिकॉर्ड हाई पर। ये बता रहा है आपको कि मार्केट में इस समय मूड क्या है। मार्केट में इस समय क्लियरली एक वीरू भूख है एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। इंडेक्स भी ऊपर है, इंडेक्स लेकिन हायर लेवल पर जरूर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रगल ब्रॉडर मार्केट में नहीं है। आप एक बार, मैं हमेशा सॉर्ट करता हूँ स्टॉक्स को एट डेज हाई वर्सेज एट डेज लो एफएनओ मार्केट में। इस समय मुझे कम से कम 25 से 30 स्टॉक्स हैं जो इस समय डे हाई पर है। मतलब डे हाई मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट, और जो डे हाई के एकदम 0.2% में वो लिस्ट तो करीब करीब 100 स्टॉक्स की है, और ये मैं एफएनओ की बात कर रहा हूँ। तो शानदार मोमेंटम है इस समय मार्केट में। जी हाँ, शानदार मोमेंटम। और कुछ आज बिल्कुल सही बात कही है रुचि ने। आज इंडेक्स को मत देखिए। आज आप सुबह से अगर 45 मिनट पर हमारे साथ होते ना, तो क्या नहीं मिला इस बाजार में। सारे ट्रेड अव्वल दर्जे के निकले। अभी एक अनुज ने ट्रेड स्पॉट किया था टाटा कंज्यूमर। मैं उस स्टॉक से शुरुआत करना चाहूँगा यहाँ पे पैनल में, क्योंकि फ्रेश प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे नीलेश का है, रुचित का है। रुचित, एक बार देखिएगा टाटा कंज्यूमर 809, मतलब ये है कि सितंबर 2021 से जो हमारी वो फॉलिंग चैनल है उसके हाईज को क्रॉस कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एक हल्का सा व्यू दीजिएगा इस पे, 809 पे आपका व्यू, और फिर आपके दो ट्रेड्स। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये टाटा कंज्यूमर की बात करें तो सर्टनली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर एक करेक्टिव फेज के बाद ये अप्रैल महीने से शुरुआत हुई है। और एक बहुत अच्छी चीज ये बाकी काफी सारे स्टॉक्स में देखी गई है कि ये जो लास्ट 2 महीने में जो भी करेक्शंस आ रहे हैं, जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में, उसमें 20 डे में एक अच्छा सपोर्ट एक कर रहा है, 20 डे में ब्रेक नहीं कर रहा है। सो इसमें भी ऐसे ही हुआ है। मई महीने में हमने एक टाइम वाइज करेक्शन देखा, 20 डे में सपोर्ट एक किया, फिर वहां से अपमूव रिज्यूम हुआ। कल का लो भी देखिए एग्जैक्ट 20 डीएमए के आसपास ही है, और उसके आसपास का लो बना के फिर से ये हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम हुआ है। आई थिंक ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जब तक ये प्रोटेक्टेड है तब तक ये अपमूव कंटिन्यू रहेगा, और 850 860 तक के पोजिशनल टारगेट्स आई थिंक ये स्टॉक में आ सकते हैं। मेरी 2 पिक्स है आज के लिए। सबसे पहली रहेगी ऑटो स्पेस में से, वो है एस्कॉर्ट्स, जहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते दिया था। एक कंसोलिडेशन के बाद अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। करंट लेवल्स पे बाय करें, 2170 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 2300 से 2320 का टारगेट रेंज रहेगा स्टॉक के लिए। और क्योंकि मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा मूव है, तो कैश सेगमेंट में से सेंचुरी टेक्सटाइल्स हमें लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छा मूव रहेगा। सिमिलर जो मैंने 20 डीएमए की बात की, वही चीज यहाँ पे भी एक्ट हो रही है। 20 डीएमए सपोर्ट एक्ट हो रहा है, प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स है, करेक्शंस जो छोटे मोटे हो रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स काफी कम है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल 783 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे बाय करें 870 तक के टारगेट्स के लिए। एस्कॉर्ट्स और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये इस समय की 2 कॉल्स रुचित की तरफ से। नीलेश जैन को भी जोड़ लेते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड सभी को। देखिए, नो डाउट फार्मास्यूटिकल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स कवर हो चुके होंगे, इसीलिए नया सेक्टर जो हमें पसंद आ रहा है वो है ओएमसी स्टॉक्स। वहाँ पे आईओसी, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे कल हमने एक डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आया था, और एक 3 से 4 दिनों के करेक्शन के बाद यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये रिवर्सल जो है वो पुल बैक यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है 92 के इमीडिएट टारगेट के लिए, एंड 89 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो करंटली 90 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, 89 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद के चलना होगा, और आईओसी में अब से टारगेट होंगे 92 के। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से बैंक ऑफ बड़ौदा ऑन द वर्ज ऑफ एक मेजर ब्रेकआउट, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। 188 के ऊपर जैसे ही काउंटर निकलेगा, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद 190 टू 195 ये 2 टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 184 का। तो करंट लेवल पे बीओबी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 184, टारगेट 192 एंड 195।
ओके, ये दो ट्रेड्स पूरे हो गए फ्रेश पर्सपेक्टिव वाले। अब चलते हैं प्रकाश सर के दो ट्रेड्स की तरफ। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? बिल्कुल, एक तो है फार्मा सेक्टर से, वो है बायोकॉन। बायोकॉन ट्रेड कर रहा है 246.80 के आसपास, स्टॉप होगा 245, बस ज्यादा नहीं। टारगेट है करीब 252 का, तो 255 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है बायोकॉन। तो यस, बायोकॉन पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है अगेन कोलगेट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बेस बना है और बेस के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। आज ट्रेड कर रहा है 1636 के आसपास, टारगेट होगा 1660 टू 1675 जोन, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1625 कोलगेट। ओके, मुस्कुराहट सब पे छाती हुई। पहले ये कोलगेट कॉल थी राजेश जी की एग्जैक्टली एट 9:25, अब ये प्रकाश सर की कॉल है। प्रशांत, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा डाबर। यहाँ पे एक अच्छी डिप आपके वहां से बाउंस आ रहा है, तो यहाँ पे स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस होगा 545, 545। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 570, 570 तक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में रखना चाहूंगा वो होगा 3555 स्पॉट में, 3555। और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 3700 तक। स्लो मूवर होगा, बट मुझे लग रहा है जो गैप बनी थी डेली चार्ट पे, ये डेफिनेटली फिल हो सकती है, तो होल्ड कीजिए। और डाबर एंड ओएफएसएस। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स 3607 पे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, मैं सडनली एक चीज़ स्क्रीन पे अपने देख पा रहा हूँ कि टायर स्टॉक्स में एक मूव फिर आ रहा है। लुक एट एमआरएफ। एमआरएफ 97,570 पे। याद रखिएगा, ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, बहुत मतलब किसी की भी आई मीन चेज कैपेसिटी से शायद बहुत ऊपर है, बट सिर्फ प्राइस पे अगर मैं जाऊँ तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अव्वल दर्जे के, जिसे कहते हैं ना, एक फ्लैग पे ट्रेड कर रहा है। और उस फ्लैग का एक ब्रेकआउट पॉइंट होगा, वो करीब करीब आता है 98,000 और 98,100 के जोन में, उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन जिस स्टॉक पे मैं शायद थोड़ा सा खुल के बात कर सकता हूँ, दैट्स आई थिंक अपोलो टायर्स। आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 396, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर अपोलो टायर्स। ये एक नया शिखर है इसके करियर का। रुचित, अब क्या ट्रेजेक्ट्री खुल गई है? जो लोग पोजिशनली लॉन्ग हैं रुचित, उनका एक स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड रहा है इसमें। कीप ए स्टॉप लॉस एट 20 डेमा। आप विन विन सिचुएशन में है मेरे ख्याल से। आज से नहीं बल्कि इनफैक्ट अप्रैल से कोई भी रिट्रेसमेंट आता है टुवर्ड्स 10 डेमा, बाजार उसको बाय करता है, स्टॉक शूट अप हो जाता है। आपका टेक, अब कौन सा जोन खुल गया इसमें? काफी अच्छा पैटर्न ये स्टॉक में रहा है, और एक तो मूविंग एवरेज सपोर्ट टैग कर रहा है, सेकेंडली वॉल्यूम पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है ये कुछ टायर स्टॉक्स में। सो आई थिंक जब तक ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस अप मूव कंटिन्यूड है, सो आई थिंक ये मोमेंटम अप ऊपर कंटिन्यूड रहेगा। और यूजुअली जब ऑल टाइम हाइज आते हैं तो हम प्रीवियस करेक्शन के रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट से टारगेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके हिसाब से 415 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं। सो आई थिंक नियर टर्म में 415 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये 20 डेमा जो सपोर्ट है, इसी को एक रिवाइज स्टॉप लॉस करते रहे। आई थिंक ये स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर वर्कआउट हो रही है ये ट्रेंडिंग फेज में। ओके, राहुल शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल से, उनसे ही बात कर लेते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपका एक नोट पढ़ रहा था निफ्टी का। आपका मानना है कि अब एक निफ्टी तैयारी कर रहा है 19,000 और उससे ऊपर के लेवल्स की तरफ जाने के लिए। पहले तो ज़रा उस पर बात हो जाए, क्यों इतने बुलिश हैं आप अब? जी यार, गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, मार्केट ब्रेड्थ जो है, जो ब्रेड थ्रस्ट इंडिकेटर हम ट्रैक करते हैं, यानी कि जो निफ्टी 500 में से कितने स्टॉक्स है जो तेजी में है और कितने स्टॉक्स लैगार्ड है, तो वो इंडिकेटर क्लियरली उसमें लास्ट 8 से 10 सेशन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट बाजार ने 10 में से 6-7 सेशन कंसोलिडेशन दिया, उसके बावजूद जो ब्रॉडर मार्केट है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो स्टीम है अभी तक बाकी है मार्केट के अंदर, इंस्टीट्यूशन में से डीआई एफआई किसी का भी कोई एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं है मार्केट के अंदर। सेकेंडली, एफआई जो कैश में सेलिंग कर रहे थे वो काफी हद तक अभी बाइंग में तब्दील हो चुका है। एक आधा सेशन हमें सेलिंग का जरूर मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल दे हैव बीन नेट बायर्स इन द कैश सेगमेंट। अब ये दो चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर मोमेंटम बाकी है, अपसाइड बाकी है। 19,000 हमारा इनिशियल टारगेट है, जहां पर हमें लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद आई थिंक स्ट्रैटेजी आगे की रणनीति बनानी होगी। तो फिलहाल तो बायर्स पॉजिटिव रखिए। 18,500 ऑलमोस्ट कल के सेशन में हमने टेस्ट किया, वहां पर एक सपोर्ट था। आज बाउंस बैक देख रहे हैं, फॉलो बाइंग देख रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के सेशन में भी बायर्स जो है 18,600 के ऊपर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 18,700 का लेवल आज ईओडी तक देखने को मिल सकता है, और पोजिशनली मुझे लगता है 19,000 का लेवल निफ्टी में यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। ओके,
एक और स्टॉक जो आपके उस नोट में इंक्लूडेड था वो था लार्सन एंड ट्यूब्रो। यहाँ आपको लग रहा है कि एक फ्रेश तेजी स्टार्ट होगी? जी हाँ, देखिए कैपिटल गुड्स में बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट लास्ट 12 से 18 महीने कैपिटल गुड्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहा है और मेरे हिसाब से सारे जो डिप्स है वो बाय नहीं हुए। इस बार भी मुझे लगता है कि डिफरेंट नहीं होगा। एलएनटी ने इनफैक्ट 100 दिन की मूविंग एवरेज को इनफैक्ट पिछले साल जुलाई महीने से एक बार भी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया है और अब की बार भी हमने देखा कि तकरीबन 8-10 सेशन पहले 2200 का लेवल टेस्ट हुआ स्टॉक के अंदर और अब वापस स्टॉक यहाँ पर तैयार है एक नया ऑल टाइम हाई लगाने को। तो मेरे हिसाब से 2400 लेके 2450 तक के लेवल्स आपको एलएनटी पे देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 3 सेशन में अच्छा ट्रैक्शन देखा है हमने और अगर किसी को फ्रेश बाई भी करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2240 का स्टॉप लॉस लगाकर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 2400 से 2450 तक के लेवल्स हमें लगता है एलएनटी में हमें 8 से 10 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। एलएनटी जो क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद डिप आया था और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि इसने 100 EMA पे एक बेस बनाया 2190 2180 के रेंज में। स्पॉटलाइट में इसको इंक्लूड भी किया गया था एक दिन और अब वाकई अपना वो लॉस्ट ग्राउंड जिसे कहते हैं उसे रीगेन करता हुआ। अच्छा, मैं बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में आऊँ। राहुल जी पहले तो नमस्कार आपको। उससे मैं पहले थोड़े एक ऐसे स्टॉक्स लेना चाहूँगा जो कि अपने लोअर बेस से निकल के आ रहे हैं बाहर। लेट्स मूव टू इंश्योरेंस स्टॉक्स। SBI लाइफ, HDFC लाइफ। लुक एट SBI लाइफ। मेरे ख्याल से मैंने अपने करियर में बहुत ही कम बार इसको इतने अच्छे सॉलिड स्विंग देते हुए देखा है। 1239 लोअर बेस से स्ट्रॉन्ग स्विंग, सारे एवरेजेस को पार किया। आपका इंश्योरेंस स्टॉक्स में कोई फेवरेट स्टॉक या फिर आपका रीड किया हुआ स्टॉक जो कि क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया गया हो? जी देखिए, जहां तक इंश्योरेंस स्टॉक्स का सवाल है, इनमें हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखी थी। इनफैक्ट सारे जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है मोस्ट ऑफ देम में जो एवरेजेस है, मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को कट कर रहे हैं और जब भी ऐसा होता है तो हमने एक अच्छा डिसाइसिव मूव देखा है सारे स्टॉक्स के अंदर। SBI लाइफ में डिफरेंट नहीं है। मेरे हिसाब से 1300-1320 तक के लेवल्स SBI लाइफ में टेस्ट होते दिख सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, बने रहिए। 1200 के आसपास स्टॉक ने एक इंटरमीडिएट बेस बनाया है तो 1200 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लॉन्ग व्यू रहेगा। अब जहां तक मेरे हिसाब से एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही हॉट है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में हमने लास्ट वीक में लॉन्ग बिल्डअप देखा, काफी अच्छा मोमेंटम है। मेरे हिसाब से उसमें से जो खास करके वो ऑटो स्टॉक से जो रिलेटिवली थोड़े कम चले वहां पर ध्यान दिया जा सकता है। एस्कॉर्ट का सेटअप हमें यहाँ पर बहुत पसंद आता है। एस्कॉर्ट्स पे डेली चार्ट्स पर एक बुलिश पुल एंड फ्लैग पैटर्न है, साथ ही में अच्छा हेडरूम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2350 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स को बाय किया जा सकता है। 2170 का एक स्टॉप लॉस लगाया और मुझे लगता है कि ऑटो में एक तरह से ट्रेडर्स को यहाँ पर एक डिलाइट देखने को मिलेगा जो कि हाई मोमेंटम ज्यादा करके प्रेफर करते हैं, यानी कि फास्ट मूवमेंट प्रेफर करते हैं। ऑटो में मेरे हिसाब से कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। ओके, ऑटो में एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन आपकी स्क्रीन पे स्टॉक्स रखे गए हैं। अच्छा राहुल जी, आपके आने से पहले अनुज और मैं जिस नोट पर बात कर रहे थे, जिस चार्ट पे बात कर रहे थे, जिस सेक्टरल इंडेक्सेस पे बात कर रहे थे, वो था निफ्टी फार्मा। मतलब अप्रैल मई में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला, वीकली चार्ट्स पे सेटअप बेहतरीन अव्वल दर्जे का जिसे कहते हैं। फार्मा में क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, फार्मा में एक तरह से बहुत ही लाइक डिफरेंट टाइप का रिवाइवल था। काफी अंडर परफॉर्मिंग था इस सेक्टर। पिछले 2-3 सालों में काफी यहाँ पर वेल्थ डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, लेकिन मार्च महीने से जो यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है ये काफी मजबूत है। मेरे हिसाब से अभी भी ये रैली जो है यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। खास करके देखिए जो पुराने जमाने के ब्लू आइड बॉयज थे जैसे सन फार्मा, ऑरो फार्मा, इन पर हमारा ध्यान है। औरोबिंदो फार्मा में सबसे मोमेंटम वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप है। इनफैक्ट अगर थोड़ा डेली चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन हुआ है 4-5 सेशन का। इमीडिएट बेसिस पर भी मुझे लगता है कि 700 रुपए तक के लेवल औरो फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली फार्मा में तेजी अभी भी बाकी है। इनमें से आई थिंक चेरी पिक अगर करूंगा तो मोमेंटम के हिसाब से मुझे औरो फार्मा यहाँ पर सबसे बेहतरीन लगता है। 640 के स्टॉप लॉस से बाय करने की ट्राई रहेगी। इमीडिएट बेसिस मुझे लगता है 700 का टारगेट और पोजिशनली मुझे लगता है 725-730 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं औरोबिंदो फार्मा में। अच्छा, एक और सेक्टर जहां पर शानदार मूव रहे हैं राहुल जी, वो है सीमेंट। अल्ट्राटेक ने आज भी फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया और उसके अलावा बाकी के सीमेंट पैक में इंडिया सीमेंट, रैमको, अंबुजा सीमेंट में एक शानदार मूव पिछले कुछ दिनों में, जेके सीमेंट में एक अच्छा मूव। यहाँ पर कोई प्रेफर्ड पिक्स आपकी?
जी हाँ, देखिए सीमेंट में इनफैक्ट काफी अच्छा मोमेंटम रहा है, खास करके सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप देखने को मिली है। आई थिंक ग्रासिम में यहाँ पर सेटअप लिया जा सकता है। ग्रासिम का सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। कल के सेशन में भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अटेम्प्ट था प्रीवियस स्टॉप जो कि तकरीबन 1790 के आसपास था, उसको निकालने का। मेरे हिसाब से सूनर देन लेटर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। पोजिशनली मुझे लगता है कि 1840 1880 तक के लेवल्स आपको ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करके चलिए। ग्रासिम 1700 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की रैली मेरे हिसाब से ग्रासिम में देखने को मिल सकती है। कल मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक जो आपको अभी भी पसंद हो इन लेवल्स पर भी? ये देखिए कल के सेशन में आईटी में हमने हैमरिंग जरूर देखी थी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आजकल मार्केट जो भी कोई नेगेटिव न्यूज होती है, एक या दो सेशन में मार्केट उसे पूरा पचा जाता है एंड देन इट लुक्स फॉर द नेक्स्ट थिंग फॉरवर्ड। देखिए उनमें से एक सेटअप है जो हमें लार्ज कैप आईटी में टीसीएस का चार्ट यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब से बॉटम बना है अप्रैल के आसपास से यहाँ पर एक राइजिंग चैनल बना हुआ है। राइजिंग चैनल कल की सेल ऑफ के बाद भी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से 3200 के आसपास एक अच्छा बेस है स्टॉक के लिए, तो टीसीएस को अक्यूमुलेट किया जा सकता है इन लेवल्स पर। 3250 की रेंज में अक्यूमुलेट करें। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेंड नहीं, समय जरूर लगेगा, हाई मोमेंटम ट्रेड नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली मुझे लगता है कि 3450 तक के लेवल्स आपको ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक दो दिन में न्यूट्रल होकर यहाँ पर एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। राहुल जी, आखिरी प्रश्न आपसे इन छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं घूमने, या फिर जेएम की मीट कहाँ है इस बार? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न है कि इन होटल्स पे क्या कर रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरीके से 1 फरवरी को अनुज और मैं जब साथ थे मुंबई स्टूडियोज में, उस वक्त इंडियन होटल्स की आपने भी काफी वकालत की थी। इस प्रश्न का पूरा जवाब दीजिएगा। जी हाँ, देखिए वीरेंद्र जी, देखिए हमारी ऑफ साइट थी जेएम फाइनेंशियल की पूरी टीम जो थी, हम ऑफ साइट के लिए वियतनाम गए थे और वहां पर एक तरह से पूरी टीम को एक साथ जो जॉइंट हमने वहां पर एक्सकर्जन्स की, एक्टिविटीज की, एक टीम बॉन्डिंग थी एक तरह से। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि हमारा 1 रुपया वहां के 280 रुपए के बराबर था, तो लाखों और लाखों रुपए में खर्च करके काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट हमारे लिए कुछ हजार थे बट वहां पर लाखों में थे फिगर्स। सेकेंडली आई थिंक जहां तक होटल स्टॉक्स का सवाल है, इंडियन होटल्स में इनफैक्ट रिलेंटलेस तेजी अभी भी जारी है। और इनफैक्ट जो हिसाब से मैंने ट्रैवल एयरपोर्ट्स देखा, जो हिसाब से इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल दोनों आई थिंक पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। सब जगह पर जम के भीड़ है और इनका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होटल के चार्ट्स पर दिख ही रहा है हमें। इंडियन होटल पे मेरे हिसाब से अभी भी अपसाइड बाकी है। आई थिंक ये सीजन भी अच्छा रहा है इनके लिए और टेक्निकली मुझे लगता है कि जो करंट मूव है हमें तकरीबन 425 से लेकर 450 के लेवल्स तक, यानी कि यहाँ से 10% अपसाइड यहाँ पर हमें और देखने को मिल सकती है इंडियन होटल में। एक छोटा डिप, माइक्रो डिप हमने जरूर देखा है लास्ट सेशन में, तो यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। 375 का एक स्टॉप लॉस लगाइए लॉन्ग पोजीशंस के लिए और 425 का मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मूड, मोमेंटम और टेक्निकल सेटअप और साथ में ग्राउंड रियलिटी सारे के सारे पॉजिटिव रहे होटल स्टॉक्स के लिए, खास करके ट्रैवल सेक्टर के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर ट्रेंड को फ्रेंड बनाकर आप लॉन्ग में रह सकते हैं। ओके, चलिए राहुल जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। अब मार्केट की लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। क्या आपके हिसाब से ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, क्योंकि लगातार तेजी और खासतौर से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं, ऑटोज, एफएमसीजी, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये सभी की सभी स्टॉक्स में एक बहुत शानदार तेजी देखी हमने पिछले 2 महीने में। इसका यही कारण है कि मैं कहूंगा कि तेल का दाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एफआईएस के लिए जब वो इंडिया को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे यूएस में एक रिसेशन माहौल, जर्मनी तो रिसेशन में है, तो इमर्जिंग मार्केट की फ्लोज इंप्रूव हुई और इमर्जिंग मार्केट के अंदर इंडिया एक हटके से देश है जहां पे कमोडिटी और ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो आपने मार्च 15 से जो एफआई की इनफ्लोज देखी, उसके कारण एक ब्रॉड बाइस अक्रॉस द लार्ज कैप, अक्रॉस सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर्स एफआईएस की बाइंग रही है। तो म्यूचुअल फंड्स आपने देखा होगा कि पहले क्वार्टर के पहले कुछ दिनों में उन्होंने बेचा था, कैश लेवल्स पहुंच गए थे करीबन 2 ईयर हाई
ओवरऑल म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो जब एफआईएस खरीद रहे थे तो उसको बेचकर कैश को रीडिप्लॉय करने के लिए मौका देख रहे थे। और जैसे ही अर्निंग सीजन सामने आई और देखा कि जो इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स है, जैसे आईटी, सिक्लिकल, डोमेस्टिक, अपना इंटरनेशनल सिक्लिकल्स, ग्लोबल सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं, कमोडिटीज और मेटल्स, वहां पे जो दबाव आया तो ये उनका एक कॉल सही दिखा और उन्होंने रीडिप्लॉय करने लगे जहां पे डोमेस्टिक ग्रोथ दिख रही है। यही है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने जो कैश लेवल्स बढ़ाए थे उसको अभी रीडिप्लॉय कर रहे हैं डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में, क्योंकि इंटरनेशनल ओरिएंटेड सेक्टर्स के नंबर्स आने वाले दिन में भी शायद उतने बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रख सकते। तो ये मैं कहूंगा डोमेस्टिक फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री की जो बाइंग है, और वो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सीमेंट की देखिए बात करें तो सीमेंट का अर्निंग सीजन अच्छा नहीं था, मगर फिर भी सीमेंट में बाइंग चल रहा है, क्योंकि सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर बनता है जो इंडस्ट्रियल्स के अंदर एक डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल की रिकवरी में डेफिनेटली आप सीमेंट का डिमांड बढ़ते हुए देखेंगे। इसलिए इसके बावजूद के क्वार्टरली अर्निंग्स इतने अच्छे नहीं थे, सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा कि क्लियर क्लैरिटी आ रही है कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रहना चाहिए, और नेचुरली अगर डोमेस्टिक ओरिएंटेड रखें तो मिड एंड स्मॉल कैप का ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति होता है, क्योंकि उनकी एलोकेशन ज्यादा डोमेस्टिक सेक्टर्स पे होती है। जी सुनील सर, क्योंकि ये हमने पिछले लगभग अप्रैल मई ये जून के इन सेशंस का सफर रेट सेंसिटिव्स के सहारे भी तय किया, निफ्टी बैंक एट ऑल हाई, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। कल पॉलिसी है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि क्रूड का घटना 74-73 की डिरेक्टरी में ये हमारे फेवर में है, वेल इन फेवर, बट मॉनसून फियर्स के बीच में, क्योंकि आरबीआई ने पहली कमेंट्री में भी यही कहा था कि इट्स पॉज बट नॉट अ पिवट पॉइंट, तो शायद उनके निर्णय से ज्यादा उनकी कमेंट्री पे काफी निर्भर करेगा। आपकी कल पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस क्या है? मैं रेट का पॉज ही देख रहा हूं मैं, और वो ये कहेंगे कि देखिए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक या कट डिमांड के ऊपर ही असर आता है, बट इंडिया एज अ नेशन ज्यादा सप्लाई ड्रिवन है उसकी इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी, एक तरफ इंपोर्टेड ऑयल का, दूसरा फूड का। तो ऑयल का ट्रेजेक्टरी तो दिख रहा है कि कंट्रोल में है, तो आरबीआई की जो ईयर का फोरकास्ट है ऑयल के प्राइस, उसके अंदर ही मैं ऑयल प्राइस देख रहा हूं, तो वो एक डिसीजन मेकिंग ट्रिगर नहीं होगा। मगर मानसून का आउटलुक जैसे देखते हुए ही वो, अगर फूड सप्लाई मानसून अच्छी है और फूड सप्लाई अच्छी है तो शायद रेट कट का एक होप रख सकते हैं, नॉट इन दिस पॉलिसी बट वो डायरेक्शन, क्योंकि अगली पॉलिसी जब आती है तब तक मानसून का क्लियर कट डिसीजन दिख जाएगा। तो मेरे ख्याल में उनकी कमेंट्री रहेगी कि ग्रोथ के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम फूड का और सप्लाई साइड के प्रेशर्स को वेट एंड वॉच करेंगे, तो पॉज करके पिवट शायद नेक्स्ट पॉलिसी में वो डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कमेंट्री इसी हिसाब से मैं समझता हूं होगी, पॉज, बट वो पॉज भी मैं समझूंगा कि एक लंबी पॉज होगी। अगर नेक्स्ट इसमें रेट कट की बात नहीं भी हुई, फिर भी कंटिन्यूएशन ऑफ द रेट पॉज ही होगा, रेट हाइक की गुंजाइश अभी नहीं है। ओके, पॉज ही है, रेट हाइक की गुंजाइश कोई नहीं है सुनील सर को। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे इस बीच निफ्टी 18660 पर और निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन आईटी थोड़ा है वो अपना डैमेज कंट्रोल करता हुआ, ऑल दो हायर लेवल से रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल 28,117 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सुनील सर, अभी हमने आपके स्क्रीन पे जब मैंने इंडिसेस का रखा हाल, तो एक सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है, और आई थिंक मॉनसून से उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, रेट से उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ सर। टू व्हीलर ने तो कमाल कर दिया, उस पर तो अब पूछना ही बेकार है कि भाई क्या करें, बजाज ऑटो में क्या करें, टीवीएस में क्या करें, हीरो मोटोकॉर्प में क्या करें। ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, एम एट ऑल टाइम हाई, मारुति एट ऑल टाइम हाई। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, इस पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस वक्त? देखिए वो एक लॉन्ग टर्म साइक्लिकल अप ट्रेंड में आ रही है, क्योंकि इतने 2017 के बाद ही आपने देखा कि इकोनॉमी में एक कैपेक्स की साइकिल बहुत दबी हुई रही है। तो कैपेक्स के साथ ये लॉजिस्टिक्स में बनते हैं ना कमर्शियल व्हीकल्स, तो लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट भी एक थोड़ी दबके हुई थी। तो वो डाउनटर्न से सिक्लिकल अप मूव अभी कमर्शियल व्हीकल्स के सामने हम देख रहे हैं। इसके 2-3 कारण है। एक है, जैसे ही आपको कैपेक्स की प्रोडक्शन बढ़ती है तो सीमेंट, स्टील, कोल, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत व्हीकल्स की जरूरत होगी, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के टाइम में भी आप व्हीकल्स के ज्यादा, जैसे जीप्स और लार्ज जैसे इनोवा जैसे बड़े कार की डिमांड भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब 3-4 स्टेट इलेक्शन है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शंस है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि कमर्शियल व्हीकल्स के ब्रॉड लाइन LMV से HMV तक
आप एक अच्छा अपमूव देख सकते हैं और एक साइक्लिकल अपटर्न में देख रहा हूं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। अच्छा सुनील जी, कोई स्पेसेस जो आप इस समय अवॉइड कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि या तो वैल्यूएशन या फंडामेंटली इस समय इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है? देखिए, मैं मेटल्स मेरे लिए थोड़ी एक वरी है, क्योंकि ग्लोबल सिक्लिकल्स है और डोमेस्टिकली स्टील जैसे मेटल्स को डिमांड होगी अपना इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के कारण, मगर फिर भी प्राइसेस उसके LME लंदन मेटल एक्सचेंज में डिसाइड होते हैं। तो एक शायद वॉल्यूम ग्रोथ होगी मगर वैल्यू का ग्रोथ नहीं होगा मेटल सेगमेंट में, और ये क्वार्टर के अर्निंग्स में भी आपने नेगेटिव ग्रोथ देखा। तो मेटल से मैं थोड़ा सावधान रहूंगा इस हालत में। और सेकंड चीज मेरे लिए अभी भी आईटी, कल का करेक्शन तो एक स्पेसिफिक इवेंट के कारण था, मगर आईटी क्या बॉटम आउट हुआ है नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हर कंपनी स्पेसिफिक हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो हवा बनी थी आईटी में पोस्ट कोविड वो तो उतर आ चुका है, मगर क्या उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो प्री कोविड लेवल पे थी वो वाला प्राइस अभी डिस्काउंटेड में है, मेरे को थोड़ा अभी भी डाउट है। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव लूंगा, एक आईटी को सेक्टरल बाय अभी भी नहीं कहूंगा मैं, वो दूसरी बात है। और तीसरी बात मेरे लिए यह है कि आप जो इंडस्ट्रियल्स में मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव है, और सीमेंट जैसे, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे, मगर कैपिटल गुड्स साइकिल में क्या हुआ है कि सब लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंफ्रा स्पेंड और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन, PLI के एक्सपेंशन के कारण वैल्यूएशंस थोड़े बढ़ गए हैं ओवरऑल इंफ्रा पैक में, और ये ज्यादातर एक ऑर्डर बुक आने की एक्सपेक्टेशन से बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में जो दाम अभी बढ़ चुके हैं वो आने वाले दिन में जब तक ये ऑर्डर को कन्वर्ट नहीं होते और EPS में नहीं दिखती, एक वैल्यूएशन थोड़ा रिच दिखेगा आपको। अगर आपके पास एक 5 ईयर व्यू है तो मैं अभी भी कहूंगा मैं इंफ्रा पैक आप खरीद सकते हैं, मगर एक 18 मंथ से 24 मंथ की व्यू में मेरे को थोड़ा फ्लैटिश दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर के जो ग्रोथ है उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया। तो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट उधर खरीदने में मैं थोड़ा सावधानी रखूंगा, क्योंकि अब जो बढ़त हुई है उसको जस्टिफाई होने का है आने वाले दिन की अर्निंग्स से। ओके सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं में बातचीत की आपने। सर नमस्कार।